हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। सेयंग किम की गर्दन को काट देता है। इसके साथ ही हमारा वो जाता है बेक सियोन पर। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और दौड़ते हुए सेयंग के गले लग जाती है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, लेकिन सेयंग, अब हम क्या करने वाले हैं? बाकी के बचे हुए हरामखोर लोग वह प्लेन से इस देश को छोड़ने वाले हैं, लेकिन सेयंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो सिर्फ इस समय ही चाहता है कि बेक सियोन सेफ रहे। वह बेक सियोन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं डीन के साथ ब्लू हाउस जा रही हूँ। इसके साथ ही डीन भी गाड़ी से बाहर निकल आता है और निकलते ही सेयंग से बोलता है, काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले हुए। वह सब आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा वो जाता है रशियन एजेंट्स पर। यूलिया के साथ के एजेंट कहते हैं, बॉस, अब हम क्या करने वाले हैं? इंतज़ार। लेकिन बॉस, हम क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि सेयंग यहाँ पर पहुँच चुका है? हमारा प्लान अब किसी काम का नहीं रहा। प्लान सिर्फ हमारा तभी तक कामयाब होता जब तक सेयंग यहाँ नहीं आता, लेकिन अब वह यहाँ पर आ चुका है और उसकी ताकत को अनदेखा मत करो। मैंने देखा है अपनी आंखों से उसी लोगों को मारते हुए। जो तुमने अभी देखा वह सिर्फ एक छोटा सा नज़ारा था। अगर हम लोगों ने उसे उकसाने की कोशिश की तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए बस चुप रहो और इंतज़ार करो। तभी यूलिया अपने एजेंट से कहती है, मुझे वह सारी बात जाननी है जो सेयंग और बाकी सब कर रहे हैं। इनकी बातें हमारे फ्यूचर प्लान में हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है बॉस। इसके साथ ही जापानीज़ एजेंट भी सतर्क हो जाते हैं। रशियन एजेंट कुछ हरकत नहीं कर रहे। क्या उनका कोई दूसरा प्लान है? हम इतनी दूर से कुछ पता नहीं लगा सकते, इसलिए जल्दी जाओ और रशियन एजेंट से कांटेक्ट करो और पता करो वो आखिर सोच क्या रहे हैं। सर, लेकिन क्या हम यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? वापस जाएंगे? किस लिए? क्योंकि हमारा प्लान फेल हो गया है। ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। प्लान फेल हुआ हो या नहीं, लेकिन हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि बेक सियोन को कैप्चर नहीं कर लेते। नहीं तो हमारे वापस जापान जाने का कोई मतलब नहीं। इसके साथ ही हमें फ्रांस के एजेंट्स का भी व्यू दिखाया जाता है। अगर हमने इस बिल्डिंग से एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसा समझ लो कि यह हमारा आखिरी दिन होने वाला है। इसलिए कोई भी बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन हम वापस घर भी जाने वाले नहीं। यह बात सब लोग अपने कान में डाल लो। इसके साथ ही यूएस मिलिट्री के हेलीकॉप्टर से ब्रॉडकास्ट होता है, जो भी एजेंट दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं या फिर एजेंट सिक्योरिटी के लोग, वह अपने वेपन नीचे डाल दें। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। ये सब सुनने के साथ ही जितने भी वहाँ पर एजेंट्स और एजेंट सिक्योरिटी के लोग होते हैं वह सभी अपनी गोलियाँ नीचे रख देते हैं और हाथ अपनी खोपड़ी के पीछे लगा लेते हैं। इसके साथ ही हमारा भी वापस से आता है सेयंग और बेक सियोन पर। वह सेयंग से कहती है, तो सेयंग, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उनसे बदला नहीं लोगे जो देश छोड़कर भाग रहे हैं? और वैसे एक बात मैं बताऊं, मैंने ही पर्दाफाश किया था उन लोगों का जिन्होंने वाइट फास्फोरस वेपन चलाया था सिटी के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि वह तुम्हें इसका गुनहगार बता रहे थे। तो अब बताओ, वह गुनहगार इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं, क्या तुम उन्हें मारोगे नहीं? लेकिन सेयंग के दिमाग में तो मारुचि की बात चल रही है, क्योंकि मारुचि ने सेयंग से कहा था कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, इस दुनिया को बदल नहीं पाओगे। चाहे तुम उन सभी को मार दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदलेगा। तभी सेयंग कहता है, उन्हें जाने दो। बेक सियोन फिर से कहती है, जब तुम यहाँ पर नहीं आए थे मैं कितनी डर गई थी। उन लोगों ने मुझ पर गोलियाँ तान दी थी और मुझ पर मिसाइल भी चलाई। मैं न जाने आज कितनी बार मरते मरते बची हूँ। उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है। मुझे बदला चाहिए, मुझे उन सभी की मौत चाहिए। यह सुनने के साथ ही सेयंग गुस्से से पीछे की ओर देखता है। सारे एजेंट्स और यूएस सिक्योरिटी के लोग डर जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी बारी आने ही वाली है। सेयंग कुछ हरकत करता उससे पहले ही वहाँ पर यूएस मिलिट्री बेस के कमांडर आ जाते हैं। सेयंग, हम फिर से मिल गए। लेकिन सेयंग को याद नहीं आ रहा होता कि वह है कौन। तभी वह उसे बताता है, मैं उस दिन बेस में ही था जब तुम पॉल से बात कर रहे थे। बेक सियोन कहती है, क्या तुम सचमुच से जानते हो? हमें ऑर्डर मिला था बेक सियोन की मदद करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और साथ में हमें यह भी ऑर्डर मिला है कि हम आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट करें। अगर आपको कुछ चाहिए तो सिर्फ आप बोलिए, हम वह सब आपके लिए कर देंगे। तभी सेयंग बेक सियोन से पूछता है, क्या तुम सच में ब्लू हाउस जाना चाहती हो? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब बात सुनकर जॉन के तो पसीने ही छूट जाते हैं। अगर सेयंग ब्लू हाउस गया तो वह ज़रूर प्रेसिडेंट और मेरे फादर को जान से मार देगा और मैं सिर्फ उन्हें देखने के सिवा और कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी बेक सियोन सेयंग से कहती है, नहीं। लेकिन क्यों? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ चीज़ें खुद से भी कर सकती हूँ। तुम तो सिर्फ उन कमीनों को पकड़ो जो देश छोड़कर भाग रहे हैं और उन्हें कुत्तों की मौत मारो, ताकि फिर वह किसी और के साथ ऐसा कुछ ना कर सकें। ठीक है। इसके साथ बेक सियोन सेयंग के आंसू पोंछते हुए कहती है,
पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम्हारी आंखों में डार्क सर्कल हो गए थे, लेकिन अच्छा है अब वो चले गए हैं। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तभी सीएन मिलिट्री कमांडर से कहता है, मेरे दोस्त को ब्लू हाउस ले जाओ। बस इतना ही? एक और चीज़। यह कहने के साथ ही वह हान को इशारा करता है। हान किसी कुत्ते की तरह दौड़ते हुए सीएन के पास आ जाता है। क्या तुम प्लेन उड़ा सकते हो? प्लेन? कैसी बात कर रहे हो? मैं सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाना जानता हूँ, और वैसे भी प्लेन हेलीकॉप्टर की तरह नहीं होता। प्लेन उड़ाना और हेलीकॉप्टर उड़ाना बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। तो फिर मुझे पायलट चाहिए। ठीक है सर, हम उन्हें प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। तभी हमारा वो जाता है हान की ओर। हान अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहा होता है कि आखिर सीएम से अब छुटकारा मिलने वाला है। कमांडर कहता है, सर आप हमारी गाड़ी से चलिए, हम आपको जल्द से जल्द अपने एयरबेस लेकर चलते हैं। तब तक वहाँ पर प्लेन तैयार होगा और हम तुरंत वहाँ से निकल सकते हैं। और उधर हान मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब फाइनली छुटकारा मिला, क्योंकि मैं तो विदेश नहीं जा सकता। आखिर कितना ज़्यादा समय हो गया मुझे भगोड़ों की तरह भागते हुए। अब सीएम कार से जाएगा तो मेरा इसके साथ कोई काम नहीं। तभी सीएम हान से कहता है, चलो हमें चलना है, हम हेलीकॉप्टर से चलेंगे। यह सुनने के साथ हान के सारे अरमान खाक में मिल जाते हैं। हान कहता है, आखिर मेरी कोई प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? भी तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिली थी, लेकिन वह भी पल भर में ख़त्म हो गई। इसके साथ ही हमारे वो जाता है बेस कमांडर की ओर। वो अपने सीनियर से जाकर कहता है, सर सीएम के दो डिमांड्स हैं। पहला कि बेक्सियोन को वह ब्लू हाउस सेफ्टी से पहुंचा दे, और दूसरा उसे एक प्राइवेट प्लेन चाहिए, साथ में एक पायलट भी। कमांडर कहता है, ठीक है, सब कुछ अरेंज करो। तभी हमारा वो जाता है सीएम की ओर। सीएम और हान हेलीकॉप्टर की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी बेक्सियोन सीएम से कहती है, ठीक है सीएम, अपना ख्याल रखना, हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, जल्द मिलते हैं। सीएम हान से कहता है, इंजन स्टार्ट करो, हमें जल्दी निकलना है। हान रोते हुए हेलीकॉप्टर को लेकर बेस की ओर जाने लगता है। इसके साथ ही सीएम को बीच रास्ते में ही इंटेल मिलती है कि दो प्लेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़े हैं। पहला जापान ओसाका में गया है और दूसरा चाइना बीजिंग में। कमांडर पूछता है, वो आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? हमें यह नहीं पता चलता कि सीएम ने क्या डिसीजन लिया। इसके साथ ही हमारे वो आता है चाइनीज़ एजेंट पर। सीएम जिसका पीछा कर रहा है उनमें से एक आदमी बीजिंग में गया है। हम क्या करने वाले हैं अगर सीएम बीजिंग पहुंच गया? वह सब बातें अपने सीनियर ऑफिसर से कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सीएम बीजिंग आएगा? क्योंकि मैं अपनी आंखों से सीएम का प्लेन उड़ते हुए देख रहा हूँ, वह कहीं तो जा रहा है। और जितना मुझे पता है इसमें यूएस आर्मी भी उसका फुल सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं कोरिया की लोकेशन को ध्यान में रखूँ तो मुझे लगता है कि सीएम पहले जापान जाएगा और उसके बाद बीजिंग। इसके साथ ही हमें जापान कैबिनेट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी दिखाया जाता है। उसके एजेंट कोरिया से फ़ोन करते हैं, हेलो सर, मैं मुराता बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, क्या हुआ? मुझे लगता है कि सीएम ओसाका आने वाला है। क्या? लेकिन इससे हमारा लेना देना क्या है? सर मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से सुनें। मैं चाहता हूँ कि आप सीएम को कैसे भी करके रोकें। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम उसे आखिर क्यों रोकेंगे? सर आप उसे एक टाइम बॉम्ब की तरह समझिए। वह कब फटेगा या उसे शायद खुद भी पता नहीं होगा। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि कोरियन गवर्नमेंट भी उसे संभाल नहीं पाई थी, तो हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर उसने ओसाका में तबाही मचाई तो उसे कोई भी वहाँ पर रोक नहीं पाएगा। और जापान में भी कुछ लोग प्राइवेट प्लान सेंटर किए हुए हैं, वह सभी सीएम से भागकर ही वहाँ पर आए हैं। और जब तक वह उन्हें ढूंढ नहीं लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा, और उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खाक कर देगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन आप सीएम को गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो ओसाका का हाल भी कोरिया की ही तरह होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ठीक है सर, आपका जो भी डिसीजन हो जल्दी लीजिए, क्योंकि सीएम कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँचने वाला है। इसके साथ ही हमारा वो जाता है जोंग पर। जोंग अपने प्राइवेट प्लेन में बैठा है। हम जापान पे जा रहे हैं, क्या अमेरिका इससे ज़्यादा सेफ नहीं है? अमेरिका सीएम का सपोर्ट करता है। अगर हम अमेरिका गए तो अमेरिका खुद ही हमें पकड़कर सीएम के सामने कर देगा। और अगर जापान की बात करें तो वहाँ का कैबिनेट मेरे अंडर है, इसलिए हमें जापान में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तभी उसका दोस्त कहता है, लेकिन अगर यह मामला है तो हम चाइना भी तो जा सकते थे। कोरिया के साथ चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक नहीं है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, या फिर जाएंगे भी तो काफ़ी रेयर सिचुएशन में। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर जाकर हम फंस जाएं। इसके साथ ही हमारे हुआ आता है सीएम पर। सीएम प्लेन में बैठा है। तभी बेस कमांडर कहता है, हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लिया है, अब हमें जापान में एंटर करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जहाँ चाहे वहाँ पर अपना प्लेन लैंड कर सकते हैं। सीएम कहता है, मुझे फॉर्मेलिटीज़ से कोई लेना देना नहीं, अगर वह नहीं भी आने देते तो मैं ज़बरदस्ती उनकी कंट्री में एंटर कर लेता। तभी कमांडर उन्हें जोन की इन्फॉर्मेशन देता है कि वो आखिर इस समय है कहाँ और किस रूट से कहाँ पर जा रहे हैं। और कुछ ही देर में सीएम का प्लेन जापान में लैंड करता है। वहाँ पर जापान की कैबिनेट सीएम को रिसीव करने आई होती है। तभी प्लेन का दरवाज़ा खुलता है
कमांडर कहता है, क्या तुम्हें जापानीज़ बोलना आती है या फिर मैं ट्रांसलेट करूं? सीएम हान और कमांडर से कहता है, तुम यहीं रुको। इसके साथ ही सीएम बाहर निकल कर आता है। कैबिनेट मिनिस्टर सीएम को ग्रीट करने ही वाले होते हैं। तभी सीएम वहाँ से एक जंप मारता है और एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत पर जाकर खड़ा होता है। सीएम के हाथ में वह टैबलेट है जिसमें जॉन की लोकेशन मौजूद है। तभी हमारा वो जाता है जॉन के कारमा की ओर। 4 गाड़ियाँ जॉन को स्कॉट कर रही हैं। इसके साथ ही हमें जॉन की गाड़ी के अंदर का भी दिखाया जाता है। जॉन का एजेंट शीशे में एक गाड़ी को देखता हुआ कहता है, क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमारा पीछा किया जा रहा है। जब से हम एयरपोर्ट से निकले हैं एक गाड़ी लगातार हमारे पीछे लगी हुई है। ड्राइवर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम बस अभी जापान में लैंड हुए हैं और तुम कह रहे हो कि हमारा कोई पीछा कर रहा है? और तुम्हें कैसे पता? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमें शक भी है तो हमें अपने कारमा को डाइवर्ट कर देना चाहिए। ड्राइवर चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा कोई भी पीछा नहीं कर रहा है और अब चुप रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो। पता नहीं तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे नहीं लगता कि सीएम यहाँ पर हमें ढूंढ भी सकता है। तभी हमें गाड़ी के सामने का भी दिखाया जाता है। गाड़ी के सामने कोई खड़ा है और जॉन तो पूरा पसीने से तरबतर है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सीएम यहाँ तक पहुँच कैसे गया, वो भी इतनी जल्दी। गाड़ी लगातार सीएम की ओर आगे बढ़ रही होती है। तभी सीएम गाड़ी के ऊपर बहुत जोर से अपना पंच मारता है। गाड़ी हवा में उड़ जाती है और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।